हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप मेहता। आप देख रहे हैं रेंचो साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको न्यूज सबसे पहले और सबसे तेज मिलते हैं। अभी कुछ देर पहले ये बात पता चली है कि ईरान में एक कुआं मिला है, वो कुआं केमिकल से भरा हुआ है। ये बात जब अमेरिका को पता चली तो अमेरिका एक बॉम्ब गिरा दिया उस पर। वो बॉम्ब पेपर से भरा हुआ था, एक स्पेशल तरह का पेपर था, पता नहीं। जब वो पेपर्स कुएं में गिरे तो वो सारे के सारे पेपर्स लाल हो गए। ये देखकर पूरा का पूरा अमेरिका और पूरा वर्ल्ड हैरान है कि वो क्या था केमिकल जिसके चक्कर में वो पूरा पेपर रेड हो गया। थैंक यू सुनने के लिए। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि जो पेपर अमेरिका ने गिराया वो पेपर क्या होगा, कौन सा पेपर होगा और उस कुएं में कौन सा केमिकल था। ठीक है, आपको इसका अगर आंसर चाहिए, उससे रिलेटेड ये रहा क्वेश्चन। जस्ट नाउ अ वेल ऑफ केमिकल्स हैज बीन फाउंड इन ईरान। अमेरिका ड्रॉप्ड अ पेपर फिल्ड बॉम्ब टू इन्वेस्टिगेट दिस केमिकल। ऑल द पेपर्स टर्न्स रेड। सारे के सारे पेपर रेड हो गए एज सुन एज दे सॉ इट। नाउ अमेरिका इज अफ्रेड। अब अमेरिका डर रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट वाज ऑन द पेपर? व्हाट वाज द पेपर, वो नहीं, व्हाट वाज द पेपर, वो पेपर कौन सा पेपर था एंड उस कुएं में कौन सा केमिकल था। इसका ये अगर आप मेरा इसका पहले का वीडियो आप देखे हैं तो आप इसका आंसर जरूर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा कि वो पेपर कौन सा था जो अमेरिका ने गिराया था और ये उस कुएं में कौन सा केमिकल था। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जो एसिड, बेस एंड साल्ट है। ठीक, तो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था उसके आगे के टॉपिक्स आज कवर करेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, हम देखते हैं बेस जो है वो बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड भी यही काम करता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बेस के साथ भी वही लोचा है, वही काम करता है ये भी। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है ये सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी तरह से अगला प्रॉपर्टीज बेस का है, अगला प्रॉपर्टी यहाँ रहा, बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? तो बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। हम लोग एसिड के साथ क्या देखे थे? एसिड जो है वो एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो भी वो बनाता था सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। एसिड मेटल ऑक्साइड, पिछले में हमने देखा था, एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ पर बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ मेटालिक ऑक्साइड कहने का मतलब समझते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड हो गए। या नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहने का मतलब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाते हैं, जैसे CO2 आपका एग्जाम्पल है, CO2 हो गया, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये सब जो होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया बेस का प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें हम लोग को देखना है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। कहने का मतलब जब मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। क्या इसका मतलब है? तो हम लोग इसके पहले देखे हैं, पिछला चैप्टर में आपने देखा था कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंस हो गया। देखिए मैग्नीशियम जो है वो मेटल है और जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो रिएक्शन हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था और क्या किस टाइप का रिएक्शन वगैरह सब कुछ वहाँ डिस्कस कर चुके। अभी हम लोग को डिस्कस करना है कि ये हमारा क्या है। तो ये हमारा मेटल का ऑक्साइड है, ये कहलाएगा मेटल ऑक्साइड।
ये मेटल ऑक्साइड, इसका कौन सा नेचर होता है, ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? तो जो मेटल ऑक्साइड सिर्फ ये नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, इन मेटल के ऑक्साइड्स को अगर हम लोग पानी में डालें, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, अगर MgO को अगर हम लोग पानी में कंबाइन करा दें, पानी में डाल दें, तो पानी के साथ ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2 टाइम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, OH आ गया। अगर याद हो तो जितने बेस थे उस सब में OH आता था, वो ऑक्साइड्स कहलाते, बेसिक कहलाते थे, बेसिक नेचर के। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आएगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक पहले ग्लास, एक कटोरा लीजिए, चाइना डिश कह सकते हैं आप, चाइना डिश, और चाइना डिश में आप पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दीजिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिक्स होगा, उसके बाद उसमें आप लिटमस पेपर से चेक करें। अगर आप वहाँ पर डालते हैं ब्लू लिटमस पेपर, तो उस पर कोई असर नहीं दिखाता, ब्लू का ब्लू रहने देता है। लेकिन अगर उसमें आप रेड लिटमस पेपर डालिएगा, तो रेड को वो ब्लू कर रहा है, वो ब्लू कर देता है। क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिक्स कर देते हैं और उसके बाद उसमें हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं, तो उसे क्या कर देता है? वो ब्लू कर देता है। अगर याद हो तो बेस या एसिड में से कौन ब्लू करता था? तो आपको पता होगा कि बेस B और ब्लू का B, मैंने बताया था आपको कि बेस ही ब्लू करता है। बेस क्या करता है? ब्लू करता है। उसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी में जाता है, उसके बाद वो ब्लू, मतलब बेसिक नेचर दिखाने लगता है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहा गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। समझ पाए? उसी तरह किसी भी ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, उससे अगर हम लोग पानी में डाल के चेक करें, रेड लिटमस पेपर डालते तो सबका ब्लू कर देता है। हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, उसे पानी में डालेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अगर उसे हम पानी में डालते हैं तो ये जो कुछ बनाएगा, अगर उसमें हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसे भी वो ब्लू कर देगा। और ब्लू करने का मतलब क्या बन रहा है? बेस बन रहा है। ऐसे बनेगा क्या है इस जगह पर? तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 टाइम्स। यहाँ भी भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक नेचर का है, ये भी बेसिक नेचर का है। उसी तरह और भी आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, जितने मेटल के ऑक्साइड्स हैं, किसी को भी आप पानी में डालिए और रेड लिटमस पेपर यूज़ करिए उसमें, वो देखिए उसको ब्लू कर देगा। उसका मतलब जितने हैं सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। ये आपको सीखने की ज़रूरत है। क्या है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। यहाँ पर कुछ और कहा गया। इस जगह पर क्या कहा गया कि जो मेटल का ऑक्साइड है, अगर वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, क्या करता है? रुकिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया कि मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। आप पहले पढ़े हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि एसिड जो है वो अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो आपने पढ़ा था कि वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। याद आया? एक्चुअली ये रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट और वाटर, ये अगर हम लोग एसिड और बेस को भी अगर रिएक्ट करवाते, एसिड और बेस भी अगर रिएक्शन करता तो वो भी बनाता सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ये रिएक्शन जो दिखा रहे हैं आपको, किसमें पढ़ेंगे हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है।
और यहाँ पर एसिड मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। उसका मतलब क्या है कि ये जो बेस है और ये मेटल ऑक्साइड लगभग एक ही नेचर का है, इसलिए इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड कैसा है, बेसिक नेचर का है। समझ पाए? ये रिएक्शन समझ में आया आपको? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है सॉल्ट और वाटर। और हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। चूंकि प्रोडक्ट सेम होते हैं और यहाँ पर एसिड भी सेम, तो सिर्फ ये बचा, उसका मतलब दोनों का प्रॉपर्टी या दोनों का गुण सेम है। मतलब मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। समझ पाए? तो यही बात यहाँ पर कहा गया इस टॉपिक में। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। बाकी जो मैंने बताया आपको कि पानी में डाल के हम लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, वहाँ से चेक करके ये बात प्रूव कर सकते हैं कि वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर। एसिडिक ऑक्साइड्स मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं। इसको कैसे कह सकते हैं? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले कि जो बेस होता है वो जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है ना? जब बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक। और अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब पढ़िएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको बताया जाएगा कि बेस अगर एसिड से रिएक्ट करता है, यही वाला एसिड बेस, बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो थोड़ा सोच लीजिए, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, दोनों का एक कंपाउंड जो एक रिएक्टेंट है वो सेम है, बेस ये दोनों सेम होगा, तो 100% है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसका नेचर इस एसिड से मैच करता होगा। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो आपका एसिडिक नेचर का होता है। समझ पाए? नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। इसे कंपेयर कर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करके इसे कहा जा सकता है। और बाकी अगर आप प्रूव करके दिखाना चाहते हैं तो जैसा हमने उसमें बताया था लेटेस्ट सर्वर का उपयोग करते हुए, यहाँ भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जैसे अभी एग्जांपल में आप ले लीजिए CO2, तो CO2 जो आपका है अगर उसे हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद ये बन जाता है H2CO3। ये कार्बनिक एसिड होता है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एक एसिड बनाता है। अब इसे अगर हम ये जो बना इसमें अगर हम लोग डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर तो उसे क्या कर देगा? रेड कर देगा। मतलब चूंकि एसिडिक होता है इसलिए हम कह सकते हैं कि CO2 मेरा एसिडिक नेचर का था। और भी एग्जाम्पल अब ले सकते हैं। अगर हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 लेते हैं और SO3 का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, मतलब SO3 को अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद ये बन जाता है H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। आप समझते हैं? ये जो आपको दिख रहा है H2SO4 एसिड रेन आप पढ़े होंगे, तो एसिड रेन में यही होता है। SO3 जो हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन के कारण आ गया है और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड जो बहुत डेंजरस होता है और जहाँ गिरता है वहाँ पर अपना इफेक्ट दिखाने लगता है। ठीक है, समझ पाए? तो इसके आधार पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करके भी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है? एसिडिक नेचर का है। और दूसरा आपको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं लिटमस पेपर के सहारे कि इन दोनों में से कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड लीजिए, उसे वाटर में डाल दीजिए, उसके बाद जो आया सॉल्यूशन जो आएगा वो सॉल्यूशन में आप रेड लिटमस पेपर डालिएगा तो कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। जब ब्लू डालिएगा तो ब्लू को रेड कर देता है। तो उसका मतलब है कि जो आप रिएक्टेंट या जो कंपाउंड डाले थे वो कंपाउंड जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड था वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है। तो आज के बाद आपको ध्यान होना चाहिए कि जितने मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ध्यान रहेगा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ एक रिएक्शन छूट गया है लगता है।
आपको यहीं पर बता देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, शायद उसका स्लाइड गायब हो गया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या होता है, तो जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये फॉर्म करता, मतलब बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। समझे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन करने के बाद साल्ट और वाटर बनाता है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब पक्का एसिड और बेस को रिएक्ट करवाना, रिएक्ट करने के बाद वो साल्ट और वाटर बनाता है। पूछा जाता है कि यहाँ एसिड बेस का जो रिएक्शन है, एसिड और बेस का रिएक्शन, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, उसके पीछे रीजन ये है कि एसिड और बेस दोनों जस्ट अपोजिट नेचर के। क्या होता है जब दोनों साथ में कंबाइन होते हैं तो दोनों एक दूसरे का नेचर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर पूरा पूरी ख़त्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोनों जो है, दोनों का नेचर कम हो जाता है, घट जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, सो देखिए, अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रोंग है, दोनों एसिड भी स्ट्रोंग एसिड है और बेस भी मेरा स्ट्रोंग है, उस केस में अगर दोनों रिएक्शन करवाते हैं दोनों का, तो ये स्ट्रोंग और ये स्ट्रोंग दोनों बराबर लेवल का था, इसलिए दोनों का दोनों न्यूट्रल हो जाएगा और ये जो साल्ट बनेगा वो साल्ट लगभग न्यूट्रल रहता है। मतलब ना तो यहाँ पर प्रोडक्ट में ना तो एसिडिक नेचर देखने को मिलता है, ना तो बेसिक नेचर देखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं कि साल्ट हमेशा न्यूट्रल ही बनेगा। मैंने कहा अगर ये स्ट्रोंग है, अगर यहाँ पर ये स्ट्रोंग है और ये भी स्ट्रोंग है, तो ये जो होगा सॉल्ट, वो सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितना ताकतवर ये है उतना ताकतवर ये भी है, तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। कोई कमज़ोर नहीं है तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, और यहाँ पर जो बनाएगा वो न्यूट्रल साल्ट बनाएगा, न्यूट्रल साल्ट बनाएगा। जैसे एग्जांपल आपको दे सकते हैं, अगर हम लोग लेते हैं N स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये HCl, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग HCl और यहाँ ले लेते हैं NaOH। अगर आपको ध्यान हो तो HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड था और NaOH मेरा स्ट्रॉन्ग बेस था, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इस जगह पर जो फॉर्म होगा वो बन जाएगा H2O, तो बनेगा ही पक्का, वाटर बनेगा, H2O तो बनना ही बनना है। और इसके साथ साथ जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, Na और Cl से बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट किया तो बना दिया NaCl प्लस H2O। अभी जो NaCl है ये न्यूट्रल होता है, समझ पाए? ये न्यूट्रल साल्ट का एग्जांपल है, कॉमन साल्ट कहते हैं इसको, NaCl कॉमन साल्ट। तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग दोनों रहा, उसका मतलब जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। अगर उसी तरह से दोनों वीक रहा, दोनों क्या रहा, वीक, अगर दोनों वीक है तो भी दोनों का स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा, दोनों कमज़ोर है, फिर दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, तो फिर यहाँ पर जो बनेगा वो न्यूट्रल साल्ट ही बनेगा, प्लस H2O, यहाँ भी प्लस H2O है ना, न्यूट्रल साल्ट बनता है। मतलब दोनों का स्ट्रेंथ, जो एसिड और बेस है, दोनों का स्ट्रेंथ अगर बराबर है तो दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, लगभग जीरो हो जाता है, लगभग न्यूट्रल हो जाता है, चाहे दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग हो, चाहे तो दोनों का दोनों वीक हो। अब अगर एक स्ट्रॉन्ग रहा, अब अगर एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, अगर क्या है, एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग, और कमज़ोर कौन है, बेस, वीक बेस है, तो सोचिए दोनों में जब कॉम्बिनेशन होगा, दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये वीक था, मतलब इसका स्ट्रेंथ अगर मान लीजिए 100 है तो इसका स्ट्रेंथ हो सकता है 70 हो, 70 हो, वीक का मतलब और कम होता है, 30 मान सकते हैं इसको आप। तो ये अगर 100 है 30 है तो 30 को कैंसिल करेगा तो इसके पास फिर भी 70 बच जाएगा, समझ पा रहे हो?
ये वीक 30 या स्ट्रॉन्ग 100 अगर दोनों में वो हुआ, कैंसिल करने की बात हुई, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यूट्रल करने की बात होती है, एक दूसरे के पावर को कैंसिल करने की बात होती है। तो यहाँ पर वीक 30 है और ये 100 है, तो पक्का इनके बीच ये 30 को इन्हें कम कर पाएगा, ख़त्म कर पाएगा, बचेगा 70 इसका। उसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा ये सॉल्ट पर ये अपना असर दिखाएगा। मतलब यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। मतलब जो सॉल्ट बनेगा उसके पास नेचर एसिडिक होगा और प्लस H2O बनेगा। समझ पा रहे हैं? उसी तरह से अगर ये वीक होता, क्या होता? अगर ये वीक होता, अगर ये वीक मेरा एसिड है और बेस मेरा इस बार स्ट्रोंग है, अगर बेस मेरा स्ट्रोंग है और अब इनके बीच रिएक्शन अगर हो रहा है, तो यहाँ पर सोचिए वीक एसिड है तो ये अपना स्ट्रेंथ जितना उतना उसका कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी बेस में कुछ ना कुछ बच जाएगा। एग्जाम्पल में अगर ये आपका 20 है और ये आपका 80 है, तो 20 इसके 20 को कैंसिल कर पाएगा, बचेगा 60। मतलब बेस के पास अभी भी स्ट्रेंथ बचा हुआ है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट पर ये अपना असर दिखाएगा। मतलब ये सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? बेसिक नेचर का बनेगा। यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट कहलाएगा और प्लस H2O। समझ पाए? अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तब तो पक्का न्यूट्रल रहेगा, चाहे दोनों स्ट्रोंग हो चाहे दोनों वीक हो। लेकिन दोनों में से जो स्ट्रोंग होगा और कोई दूसरा वीक है, तो जो स्ट्रोंग होगा वो अपना असर दिखाएगा। अगर एसिड स्ट्रोंग है तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, अगर बेस स्ट्रोंग है तो बेसिक सॉल्ट बनाएगा। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर ये सारे में आप क्या देखें कि दोनों जो एसिड और बेस है वो दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को कम करने की, कैंसिल करने की कोशिश करता है। तो चूंकि कैंसिल करता है वह एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, इसलिए इस रिएक्शन को कहा गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को कम करने की, खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो दोनों मिलकर खत्म हो जाएगा और न्यूट्रल बन जाएगा। अगर दोनों में कोई ज़्यादा पावरफुल और कोई कम है, तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो अपना असर दिखाता है प्रोडक्ट पे, सॉल्ट पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बाकी इसकी चर्चा में इसके पहले के ये जो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड का टॉपिक था उसमें भी आपको बताए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है पीएच स्केल। तो अब सोचने वाली बात है, हम लोगों ने ये बात तो देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। अगर याद हो आपको तो ठीक है, मैं थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब था कि जो ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा पानी में उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा, जो कम रिलीज करेगा उसे मतलब वीक एसिड कहा जाएगा। जो ज़्यादा OH- रिलीज करेगा उसे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम OH- रिलीज करेगा उसे वीक बेस कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर मान ले आपको 2 एसिड दे दिया जाए और दोनों ज़्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो हम दोनों को स्ट्रॉन्ग कहेंगे। जब दोनों H+ आयन ज़्यादा रिलीज कर रहा है तो दोनों को हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अब मैं अगर पूछूं कि दोनों में से कौन ज़्यादा और कौन कम है, बात समझ रहे? आपको 2 एसिड दिया गया, जो दोनों एसिड ज़्यादा आयंस H+ आयंस रिलीज करते हैं, उसका मतलब डेफिनेशन के साथ दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब मैं अगर पूछूं कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन उन दोनों में से कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग और वीक, दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो इसे हम कैसे कंपेयर करेंगे और कैसे चेक करेंगे? देख के तो हम लोग पता कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे कैसे चेक करेंगे? इसके लिए एक स्केल बनाया गया जिसे कहते हैं पीएच स्केल। क्या ये पीएच स्केल? ये स्केल है जो कौन केमिकल, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, उसका स्ट्रेंथ कितना है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक वैल्यू देता है। उस वैल्यू के आधार पर हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन कम स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा वीक है, कौन कम वीक है। समझ में आया? तो यहाँ पीएच स्केल क्या है? ये नापता है, एक्चुअली देखते हैं क्या नापता है। क्या लिखा? पीएच।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH है ना, P मतलब कह सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं। pH का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर pH स्केल का मतलब एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा कोई टेक्निक है जिसके सहारे हम लोग ये पता कर पाते हैं सॉल्यूशन में उस चीज़ को डिप करके कि उसका pH वैल्यू कितना है। और जब pH वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग मतलब कितना स्ट्रेंथ है उसका, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है वो। ठीक है, चलिए क्या बोला, दिस नंबर इंडिकेट्स इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। कहा था मैंने एसिडिक है कि बेसिक है, ये बात आपको बता देता है। आपको ये भी बता देता है कि एसिडिक है तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, मतलब सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। अब द स्केल रेंजेस फ्रॉम, ये जो स्केल है इस स्केल का रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो इस स्केल का रेंज है 0 से लेकर 14 तक। ठीक, मैं इसका आपको पिक्चर दिखा देता हूँ पहले। ये आप देख सकते हैं pH स्केल का एक पिक्चर आपके सामने है। ये pH स्केल मैंने कहा था इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, इसका रेंज 0 से लेकर 14 तक। 13 देखिए 0 से लेकर 14 तक। इस पर कलर भी होता है। जो pH स्केल होता है वो pH स्केल जिधर 0 रहेगा उस साइड ये रेड कलर दिखाता है और जिधर आपका 14 है उस साइड ये ब्लू कलर दिखाता है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये बीच में 7 आपको दिख रहा है, 0 से 14 के बीच में क्या है, ये 7, ये 7 दिख रहा है, ये 7 होता है न्यूट्रल। क्या एक्चुअली ये pH स्केल क्या दिखाता है, एसिडिक है कि बेस है, क्या न्यूट्रल है। अगर एसिडिक तो कितना एसिडिक, तो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है जो जिसका pH वैल्यू मिनिमम होगा, 0 0 होगा। मान के चलिए किसी का 0 है या तो 1 है तो ये एसिडिक नेचर को शो करता है। बीच में 7 है तो 7 से नीचे जितने होंगे, 7 से कम वैल्यू वाले जितने होंगे उनका नेचर एसिडिक दिखाया जाता है, उनका नेचर एसिडिक होता है। और 7 से ज़्यादा जितने वैल्यू वाले होंगे, जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू कैलकुलेट करने पर जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा आ जाएगा उसका मतलब वो बेसिक नेचर शो करेगा, और जिसका 7 से कम रहेगा वो एसिडिक नेचर शो करेगा। यहाँ पर देखिए कुछ डाटा दिया गया है, इसमें आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। जैसे देखिए जो एसिड होता है बैटरी में जो केमिकल होता है, बैटरी में जो पानी डालते हो बाद में वो नहीं, वो तो पानी है, लेकिन केमिकल उसमें पहले से भरा होता है वो एसिड होता है, बहुत खतरनाक एसिड होता है वो। उसे कहा गया बैटरी का एसिड जिसका pH वैल्यू लगभग 0 होता है, बैटरी का एसिड जिसका। ठीक है, आगे उसी तरह से जो हमारे स्टोमक है, हमारा पेट में भी एसिड होता है। अगर बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी, उसमें आपको बताया जाएगा कि हमारा स्टोमक के अंदर भी HCl होता है। ठीक, तो ये जो HCl होता है स्टोमक HCl, उसका pH वैल्यू 1 होता है। उसी तरह जो लेमन जूस और विनेगर आप देख रहे हैं, लेमन जूस और विनेगर इसका pH वैल्यू 2 दिखाया गया है, मतलब एसिडिक ही है। आपको बताया भी थे हम, ये सब एसिडिक होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक और ऑरेंज जूस ये जो आप पीते हैं वो उसका 3 होता है। टोमेटो का 4, एसिड रेन और ब्लैक कॉफ़ी आप जो कहते हैं, ब्लैक कॉफ़ी जो पीते हैं वो भी एसिडिक नेचर का है, तो उसका 5 है। और मिल्क जो दूध पीते हैं, वो मिल्क का लगभग 6.4, यहाँ एग्जैक्ट सबका नहीं पता है, मतलब नहीं दिया हुआ है। मिल्क का लगभग 6.4 होता है pH वैल्यू। तो मिल्क हो गया, सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और यहाँ आपका 7 जो क्या दिखा रहा है, न्यूट्रल। एक्चुअली क्या है, 7 से नीचे रहने पर आपको एसिडिक नेचर दिखाया जाता है। जितना ज़्यादा नीचे रहेंगे वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। मतलब 7 से जितना दूर जाइएगा, जितना नीचे आइएगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, जितना नज़दीक रहेगा उतना कम एसिडिक है। इसके आधार पे आप कह सकते हैं इन सब में से सबसे ज़्यादा एसिडिक ये रहा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये सब है ना। और सबसे कम क्या, न्यूट्रल आपका कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर। अब 7 वैल्यू से अगर हम लोग ऊपर जाते तो जितना ऊपर हम लोग जाएंगे उतना ज़्यादा वो बेसिक होता जाएगा। 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो बेसिक। इस आधार पर जो सबसे ऊपर वाला है जिसका pH वैल्यू 14 है वो सबसे अधिक बेस होगा, सबसे अधिक बेसिक नेचर का होगा।
और जिसका 8 है 7 से जस्ट ऊपर, उसका वो भी बेसिक नेचर का है लेकिन कम होगा, इसके कंपेयर में कम। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ स्ट्रॉन्ग बेसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जिनका pH वैल्यू ये सब होगा 12, 13, 14, ये सब जो ऊपर वाला होगा यह स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कैटेगराइज होंगे, और जो इधर होगा 7, 8 होगा, 8, 7 नहीं 8, 9 ये सब जो होगा ये सब वीक बेस के अंदर काउंट होंगे। आप समझ पाए, स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि ज़्यादा बेसिक नेचर का, क्योंकि ज़्यादा pH वैल्यू है उसका। उसी तरह से यहाँ 7 से बहुत नीचे इस सब का अगर बात करते हैं मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है, और ये सब कहलाएगा वीक एसिड। समझ में आया थोड़ा सा? तो आज बेसिक्स बताया गया आपको pH स्केल का। हम लोग अगले क्लास में बताएंगे कि pH स्केल से हम लोग कैसे ये pH का जो फॉर्मूला है 10 क्लास में आपको नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में कि pH का फॉर्मूला से हम लोग कैसे pH वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जब कैलकुलेट होगा उससे हम लोग कंपेयर करके पता कर सकते हो एसिडिक है या बेसिक है। तो ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, अच्छा सॉरी, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था वो क्वेश्चन का आंसर अब सुनने की बारी है। तो चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो ईरान है, वो ईरान में एक तेल का कुआं मिला है, सॉरी तेल नहीं, केमिकल का कुआं मिला है, और उसके लिए उसको चेक करने के लिए अमेरिका एक बॉम्ब ड्रॉप किया। उस बॉम्ब में पेपर था, बॉम्ब जब फटा तो उससे पेपर निकला, और पेपर जब कुएं में गिरा तो पेपर क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। ठीक है, तो हमें बताना था कि वो पेपर जो अमेरिका ड्रॉप किया वो पेपर कौन सा पेपर डाला होगा, और जो केमिकल है उस कुएं में वो केमिकल क्या होगा। तब चूंकि आप पढ़े हैं, इसके पहले जो इसके पिछले वीडियो था उस वीडियो में आपको बताए थे एसिड और लिटमस पेपर, याद आया? लिटमस पेपर क्या होता है, दो तरह का लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू कलर का और दूसरा रेड कलर का। तो लिटमस पेपर वो एक ऐसा पेपर है जिसके सहारे हम लोग टेस्ट कर पाते हैं कि वो एसिडिक, मतलब जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। ठीक, लिटमस पेपर क्या था, अगर एसिड में आप डाल दिए लिटमस पेपर रेड वाला तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर ब्लू आप डालते हैं, एसिड में क्या डालते हैं, ब्लू, तो उसे क्या बना देता है, रेड बना देता है। तो एसिड क्या करता था, रेड बनाने का काम करता था लिटमस पेपर को, और बेस क्या करता था, बेस ब्लू बनाने का काम करता था लिटमस पेपर को। याद आया? तो यहाँ पर क्या है कि जो पेपर वो डाला था वो पेपर क्या था, अमेरिका ने जो पेपर पटका पेपर बॉम्ब के सहारे, वो पेपर क्या था, लिटमस पेपर। किस कलर का लिटमस पेपर, ब्लू कलर का, ब्लू लिटमस पेपर उसने ड्रॉप किया था। और जो कुआं में जो केमिकल था, वेल केमिकल जो था, कुआं का जो केमिकल, वो केमिकल क्या था, तो केमिकल 100%, चूंकि वो डाला था ब्लू लिटमस पेपर और उसे क्या बना दिया, रेड बना दिया, उसका मतलब उसमें क्या होगा, एसिड, कोई ना कोई एसिड होगा। समझ पाए? ऐसा ये कोई सच्ची घटना नहीं है, ये मैंने आपको क्वेश्चन को समझने के लिए बताया था। ठीक है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।